वेलकम बैक टू माय चैनल बायोवेंचर 20। अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करेंगे सीरीज वाइज, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे विद डीप एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर चलेंगे। हम एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा आपको। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो ये चीजें हमें समझ में आएंगी। जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अंदर हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस होता क्या है और वेरिएशन किस तरह से बनती है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का, कि मॉलिक्यूल के लेवल पे इनहेरिटेंस जो होती है वो किस वजह से हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा ये हमें पता है कि आज के टाइम पे हमें पता है कि जो इनहेरिटेंस होता है वो किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू होता है। लेकिन अर्ली के जो साइंटिस्ट थे, जो बहुत पहले के जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उनको इस बारे में नहीं पता था कि जो इनहेरिटेंस होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए होता है, और डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो उस चीज को करने के लिए साइंटिस्टों की जो मेहनत लगी, जो उनकी रिसर्च लगी, जो उनके एक्सपेरिमेंट लगे, उन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और किस तरह से डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किस तरह से डीएनए अपना प्रोटीन बनाता है, अपने ट्रेट्स को अपीयर करवाता है, वो इस चैप्टर के अंदर हमें डीप में पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर जो हमें मेन टॉपिक देखने को मिलता है वो है न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की बेटा सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, फ्रेडरिक मिसर ने। और फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी थी इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। और पस सेल के अंदर जो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी तो उसने उसे नाम दिया था न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन नाम देने के बाद इसको जो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था बेटा ऑल्टमैन। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने करी, फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड जो नाम है वो कॉइन किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। अब बेटा देखो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। यही दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, और इन्हीं को हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा वो बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं आपस में, और वही न्यूक्लियोटाइड की जो पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनती है उसे हम फिर क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मिलकर बनता है विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स। एक तो है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज की शुगर, और तीसरा होता है बेटा फॉस्फेट का ग्रुप। जब ये तीनों मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस का बेस, पेंटोज की शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं उसे हम नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसी को फिर हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक होता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर जुड़ी हुई हो, फॉस्फेट ग्रुप नहीं ऐड है, तब इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तब उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं एज पर नेम, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि क्या क्या होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन मिली होगी। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा, इनको हम दो टाइप के अंदर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे हम इनको दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं। एक तो होते हैं बेटा पिरिमिडिन और एक होता है प्यूरिन। पिरिमिडिन और प्यूरिन यही दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिफाइन कर रहे हैं कि पिरिमिडिन क्या होता है। पिरिमिडिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा वो बने होते हैं केवल सिंगल रिंग के, यानी इनके स्ट्रक्चर में केवल और केवल सिंगल रिंग होती है। और इनके स्ट्रक्चर में दो तो हमें देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन के ग्रुप, और चार हमें देखने को मिलते हैं बेटा कार्बन एटम। जब दो नाइट्रोजन और चार कार्बन एटम मिलकर के आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम नाम देते हैं पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल सिंगल रिंग होता है। पिरिमिडिन के कुछ एग्जांपल हैं बेटा, जैसे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। और ये साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के एग्जाम स्ट्रक्चर ड्रॉ करे गए हैं। इन स्ट्रक्चर की हमें इस चैप्टर के अंदर इतनी ज्यादा नीड है नहीं, एक्चुअल में इन स्ट्रक्चर्स को हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल के चैप्टर के अंदर, और उसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर का कुछ पोर्शन हम इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आप शुरू कर रहे हो, तो एक बार अगर आपके पास बायोमोलिक्यूल चैप्टर के नोट्स हैं तो उनको जरूर रिवाइज करें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हम इन नाइट्रोजनस बेस को, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज, राइबोज क्या होती है, इन
चीजों को हम बहुत अच्छे से और डीप के अंदर हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम केवल इनका मतलब पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है, जो शुगर है, ये पेंटोज शुगर क्या होती है, राइबोज शुगर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज क्या होती है, ये सब हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन पेंटोज शुगर या फिर राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप का एक्चुअल में काम क्या होता है और किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्यूरिन के स्ट्रक्चर की। जैसे पिरिमिडिन क्या था, सिंगल रिंग कंपाउंड था। प्यूरिन जो होता है बेटा ये बना होता है दो रिंग से मिलकर के। प्यूरिन के अंदर एक रिंग तो होती है वही पुराने वाली पिरिमिडिन रिंग, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन के एटम। और दूसरी जो रिंग जुड़ी होती है प्यूरिन के साथ उसे हम नाम देते हैं बेटा इमिडाजोल रिंग। और इमिडाजोल रिंग के अंदर क्या होता है, 2 तो होते हैं नाइट्रोजन और 3 होते हैं कार्बन के एटम। और प्यूरिन के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, एक तो है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या है, प्यूरिन है। और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये तीनों क्या है, पिरिमिडिन है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे एडेनिन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये वाली जो रिंग हमें देखने को मिल रही है इसे तो हम नाम देंगे बेटा पिरिमिडिन रिंग। और ये जो साइड वाली जो रिंग देखने को मिल रही है जिसमें 3 कार्बन है 2 नाइट्रोजन है, इसे हम नाम देते हैं इमिडाजोल रिंग। और यही दोनों रिंग मिलकर के क्या बनाती है, एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर जो है ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो बेटा ये तो हुए थे हमारे कि नाइट्रोजन बेसिस किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर है, पेंटोज का मतलब होता है जिस शुगर के अंदर कितने कार्बन एटम हो, 5 कार्बन एटम हो। तो पेंटोज शुगर के अंदर कार्बन एटम का नंबर कितना होता है बेटा, 5। और 2 तरह की पेंटोज शुगर होती है, एक तो होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज जो कि किसमें देखने को मिलती है हमें, डीएनए के अंदर। और एक होती है राइबोज शुगर जो किसमें देखने को मिलती है हमें, आरएनए के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के शुगर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेटा एक जो शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है राइबोज शुगर का, उसमें क्या होते हैं, टोटल 5 कार्बन देखने को मिलते हैं। 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और 5th जो कार्बन होता है वो रिंग के बाहर लाई करता है। अगर इसमें ये वाली कंडीशन है कि फर्स्ट पे मतलब कि फर्स्ट टू लेकर के 4 तक OH प्रेजेंट है और 5th पे CH2 OH प्रेजेंट है, इस शुगर को हम नाम देते हैं राइबोज। अगर इसी में हम थोड़ी सी चेंज कर दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है डीऑक्सीराइबोज का। यानी अगर हम सेकंड पोजीशन पे OH को रिमूव करा दें, यानी OH जो है इसमें से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का जो रिमूवल है वो निकल जाए, यानी OH में से क्या हो बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए सेकंड पोजीशन पे, किस पे, सेकंड कार्बन पे, तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा डीऑक्सीराइबोज। यानी बाकी सब की तो पोजीशन सेम है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप जुड़ा हुआ था उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, फिर ये राइबोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज में। एज द नेम इंडिकेट डीऑक्सीराइबोज, यानी राइबोज में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, उसी को हम नाम देते हैं बेटा डीऑक्सीराइबोज। लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड बनाने का जो हमारा एलिमेंट है वो होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है बेटा, हाईली एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उस पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 3 नेगेटिव है। और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। इस वजह से उन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड नाम देते हैं। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इनिशियली कुछ इस तरह का होता है, और इसमें से जब 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो इसके पास आ जाता है 3 हाइड्रोजन बचती हैं, 4 बचती हैं, और उनमें से 3 का क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसी से स्ट्रक्चर बनता है PO4 3 नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये जो तीनों चीज हमने पढ़ी हैं, नाइट्रोजनस के बेस, पेंटोज की शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में किस तरह से लिंकेज होकर के क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले हमने बात कर ली कि नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, पेंटोज शुगर किस तरह की होती है और फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है। तीनों के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि तीनों आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनाते हैं। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं, सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं पहले कार्बन के साथ, किसके साथ, पेंटोज शुगर। यानी पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये सॉरी ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, और ये बाहर वाला 5th कार्बन। तो जो नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ता है वो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा। अगर पिरिमिडिन वाला नाइट्रोजनस बेस है, पिरिमिडिन वाले कौन कौन से हो जाएंगे, साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल।
अगर इन तीनों में से कोई सा भी पेंटोस शुगर के साथ जुड़ रहा है तो वो जुड़ता है बेटा फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट ही क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन अगर प्यूरिन फॉर्म करता है, जैसे प्यूरिन के अंदर क्या आ जाएगा, एडेनिन, एडेनिन हो गया, और क्या हो गया आपका, ग्वानिन हो गया। अगर इन दोनों में से कोई सा भी पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसका नाइन्थ जो नाइट्रोजन होता है वो बॉन्ड बनाता है विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। तो जैसे ये क्या है, एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर नाइन्थ वाला जो पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो फॉर्म करेगा बॉन्ड किसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। और इस तरह की लिंकेज को हम नाम देते हैं बेटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पेंटोस शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेस, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड फॉर्म करता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और ये किसके साथ फॉर्म करता है, फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। यानी पहले कार्बन के साथ तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस, और जो फिफ्थ कार्बन जो रिंग से बाहर है उसके साथ जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। और जिस बॉन्ड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है उसे हम नाम देते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब क्या हुआ, एक पेंटोस शुगर है, उसका फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस है, उसके फिफ्थ कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह की न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती रहती है, इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल, इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल, इस तरह की जो चेन बनती है उसे हम नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, और न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि डीएनए के अंदर उन्हें क्या नाम दिया जाता है और आरएनए के अंदर क्या नाम दिया जाता है। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि किस किस तरह के न्यूक्लियोटाइड को क्या नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर हमें 4 बेस देखने को मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता है, और डीएनए के अंदर थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस अगर प्रेजेंट है एडेनिन, तो उसका जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा आरएनए में उसे हम नाम देंगे एडिनोसिन, और उसके न्यूक्लियोटाइड को हम क्या नाम देंगे, एडिनाइलिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन। और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप पर जुड़ जाएगा तब उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एडिनाइलिक एसिड, या फिर शॉर्ट में बोले तो एएमपी। ऐसे ही ग्वानिन को हम न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलते हैं आरएनए में, ग्वानोसाइन, और न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, ग्वानालाइक एसिड। ऐसे ही साइटोसिन को न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, साइटोसिन, और न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे साइटिडाइलिक एसिड। और यूरेसिल के न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं यूरिडिन, और न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड। अगर हम बात करें डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, डीएनए के अंदर केवल क्या लगा देना है, इसके आगे डीऑक्सी लगा देना है। जैसे नाइट्रोजन बेस एडिनोसाइन एडिनिन है, तो उसके न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन। ग्वानिन को बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसाइन, साइटोसिन को बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडिन, थायमिन को बोलेंगे डीऑक्सी थायमिडिन। ऐसे ही अगर इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तब इन्हें बोलेंगे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। तो आई होप बेटा आज आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता लगा होगा, न्यूक्लियोटाइड होते क्या है, किस किस चीज से मिलकर बनते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये बेसिक था इस चैप्टर का, जो काफी रिलेट करता है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर से 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, किस किस ने उसको रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट करके डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रूफ किया कि इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज को कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज जो बेसिक था हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड किस तरह से पॉलीमर बनाता है, वो आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।